हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी कॉमर्स विदाउट स्पेस, या आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9598269172। आज हम स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नेट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इन स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू केथ डेविस द सपोर्टिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लेसर डेवलप्ड नेशन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, कोलेजियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज मोर सुटेबल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अनसुटेबल इन द लॉन्गर रन। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है, कस्टोडियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एडवोकेट फॉर मीटिंग द सोशल एंड इगोइस्टिक नीड ऑफ द एम्प्लॉय। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में नहीं पता है और स्पेशली जो केथ डेविस द्वारा जो 4 मॉडल दिया गया है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अगर आपको ये मॉडल्स नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो एक बार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है ये देख लेते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जानने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब एक एम्प्लॉयर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है ये जानने की कोशिश करता है, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। तो एक एम्प्लॉय वर्क सेटिंग के अंतर्गत यानी वर्किंग इन्वायरमेंट के अंतर्गत वो किस तरीके से बिहेव करता है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ये जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। और ये बिहेवियर जानने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है स्टूडेंट्स क्योंकि इन फ्यूचर वो किस तरीके से बिहेव करेगा अगर वो सेम सिचुएशन अगर उसके सामने आ गई। तो एक जो एम्प्लॉयर होता है वो ये जानने की कोशिश करता है कि एक एम्प्लॉय किस तरीके से बिहेव करता है और फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि वो किस तरीके से फ्यूचर में बिहेव करेगा और उसको किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो बेस्ट तरीके से काम कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है उसको आसानी से वो पूरा कर सकें। तो अब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो सभी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका खुद का एक काम करने का तरीका, सोचने का एक अलग तरीका होता है और ये डेवलप्ड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी काफ़ी समय के बाद लॉन्ग टर्म में ये फिलॉसफी, ये काम करने का जो तरीका है वो डेवलप्ड होता है और इसी फिलॉसफी को, इसी अप्रोच को हम मॉडल्स कहते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। डगलस मैकग्रेगर का जो थ्योरी है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ये क्लासिक एग्जांपल है मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। थ्योरी एक्स जो है वो सेपरेट मॉडल है और थ्योरी वाई जो है वो एक अलग सेपरेट मॉडल है। थ्योरी एक्स मॉडल जो है वो ये कहता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो खुद से काम नहीं करना चाहता, उसको इंसेंटिव की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली मॉनेटरी इंसेंटिव की, तभी वो काम करता है। थ्योरी वाई जो है वो ये कहता है कि एम्प्लॉय जो है वो खुद से काम करना चाहता है, उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो ये 2 मॉडल्स हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब यहाँ पे हम केथ डेविस द्वारा जो 4 मॉडल दिया गया है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये आपको एग्जाम में स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में या फिर मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो ये चारों जो मॉडल्स हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक मॉडल, सेकंड है कस्टोडियल मॉडल, थर्ड है सपोर्टिव मॉडल और फोर्थ है कॉलेजियल मॉडल। एक एक मॉडल को डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले हमें मैस्लो के जो 5 नीड्स थे उनको पता होना चाहिए क्योंकि आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैस्लो ने 5 नीड दिया है और उन 5 नीड के बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी जाके हम केथ डेविस द्वारा जो चारों मॉडल्स हैं ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव, कोलेजियल मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है बेसिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि हमारी जो बेसिक नीड हैं जैसे फूड, क्लोथिंग,
हाउसिंग, एयर, वाटर, ये सब क्या है हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। सेकंड है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड। जो बेसिक नीड है वही हमें फ्यूचर में भी चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर फूड, क्लोथिंग या हाउसिंग या एयर वाटर आपके पास आज है तो ऐसा तो है नहीं कि कल आपको खाना नहीं चाहिए, आपको कल भी खाना चाहिए। यानी जब तक आपकी लाइफ है तब तक बेसिक नीड आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक नीड की जो सिक्योरिटी है इन फ्यूचर ये होनी चाहिए, इसी को हम सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड कहते हैं। सेफ्टी नीड के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जैसे हम प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं या बैंक डिपॉजिट करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है सेफ्टी नीड का। थर्ड नीड होती है सोशल नीड। जैसा कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, हम सभी को एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, एक घुलना मिलना पसंद है। तो लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सब एग्जाम्पल हैं सोशल नीड के। फोर्थ नीड आता है स्टूडेंट्स इगोइस्टिक नीड या एस्टीम नीड। इगोइस्टिक नीड या एस्टीम नीड क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, यानी जब हम अपने आप का जो कंपैरिजन है वो दूसरों से करते हैं और सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं करते, हम अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम इगोइस्टिक नीड या एस्टीम नीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड कोई है, वो उसने महंगा आईफोन खरीद लिया है या फिर बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट है वो परचेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरों से, तो इसको हम इगोइस्टिक नीड या एस्टीम नीड कहते हैं। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो होता है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन को बताता है, यानी कि जब हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम करते हैं तो उसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई राइटर है, उसका पैशन है किताब लिखना या अच्छी स्टोरीज लिखना, यानी कि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है, तो ऐसे नीड को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। तो मैं आपसे केथ डेविस के जो 4 मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उसके बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसमें ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल और कॉलेजियल मॉडल के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंतर्गत। ऑटोक्रेटिक मॉडल स्टूडेंट्स ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप की ही तरह है, जिसके अंतर्गत जो भी बॉस होता है वही सब कुछ होता है, यानी कि जब भी वो कोई डिसीजन लेता है तो कोई भी व्यक्ति उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता। जो भी बॉस होता है वो जो भी ऑर्डर देता है वो सबऑर्डिनेट को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है, यानी वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। और इसके अंतर्गत जो बॉस होता है वो वर्कर को इस तरीके से ट्रीट करता है कि वो काम नहीं करना चाहते, यानी कि जो बॉस है वो ये मान के चलता है कि वर्कर्स जो हैं वो काम करना पसंद नहीं करते, इसलिए उनको क्लोजली सुपरविजन की ज़रूरत है। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंतर्गत ये कहा गया कि एम्प्लॉय जो है वो खुद से काम नहीं करना चाहते हैं, उनको क्लोजली सुपरविजन की ज़रूरत है, यानी उनको काम कराने की ज़रूरत होती है, वो खुद से काम नहीं करते। ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंतर्गत जो बॉस होता है वो वर्कर्स को मिनिमम पे करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि कम से कम पे करें और मैक्सिमम काम लें, और जो वर्कर हैं बदले में वो भी चाहते हैं कि वो कम से कम काम करें और इतना काम करें कि कम से कम वो जॉब में बने रहें, यानी वो उतना ही काम करते हैं जितना उनको जॉब में बने रहने के लिए ज़रूरी है, इसके अलावा वो ज़्यादा काम नहीं करते। इसके अलावा जो बॉस है वो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव देता है और उतना इंसेंटिव देता है ताकि एम्प्लॉय का जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो सके। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंतर्गत जो बॉस होता है वो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए मॉनेटरी इंसेंटिव देता है और बेसिकली बेसिक जो नीड है वही फुलफिल करने की कोशिश करता है वर्कर्स की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑटोक्रेटिक जो मॉडल है वो सिर्फ फोकस करता है बेसिक नीड्स पे। ऑटोक्रेटिक मॉडल किन किन सिचुएशन में बेनिफिशियल है या यूजफुल है? तो ऑटोक्रेटिक मॉडल उन सिचुएशन में बेनिफिशियल है जहाँ पे जो वर्कर है वो इनडिसिप्लिन्ड है या फिर नॉन सीरियस हैं, वो बिल्कुल सीरियस नहीं है टुवर्ड्स देयर जॉब, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ गई जैसे स्ट्राइक आ गया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम ऑटोक्रेटिक मॉडल को अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अर्जेंसी हो, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर वर्क हो ऑर्गेनाइजेशन में जिसको कंप्लीट करना हो शॉर्ट पीरियड में, तो ऐसे एक सिचुएशन में हम ऑटोक्रेटिक मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। ब्रीफ में बात करें तो ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है वो शॉर्ट रन में मैजिकल रिजल्ट हमें देता है, यानी शॉर्ट रन में ये बेनिफिशियल है, बट लॉन्गर रन में अगर हम बात करें तो ये ऑटोक्रेटिक मॉडल सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल क्या है स्टूडेंट्स कि जब हमने ऑटोक्रेटिक मॉडल देखा तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में बहुत सारी कमियां थी और इन कमियों को दूर करने के लिए ही मैनेजमेंट ने कस्टोडियल मॉडल को अडॉप्ट किया। ऑटोक्रेटिक मॉडल जो था वो एम्प्लॉयर ओरिएंटेड था, यानी कि एम्प्लॉयर ही सब कुछ था उसमें, वही जो डिसीजन लेगा उसी को
जो वर्कर हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कस्टोडियल मॉडल जो है स्टूडेंट्स, वो है एम्प्लॉय ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय को भी कंसीडर किया जाएगा ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको हम आसानी से अचीव कर सकें। इसके अंतर्गत जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ बेसिक नीड पे फोकस नहीं करता बल्कि सिक्योरिटी नीड को भी पूरा करने की कोशिश करता है ऑफ द वर्कर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बेसिक नीड्स के अलावा सिक्योरिटी नीड को भी पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो सिक्योरिटी नीड या फिर इसको सेफ्टी नीड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बेसिक और सेफ्टी नीड है उसको पूरा करने के लिए कई सारे प्रोविज़न बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट पेंशन, फैमिली पेंशन या दूसरे तरीके के मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाते हैं वर्कर्स और उनकी फैमिली को। इसके अलावा कुछ उनके जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए भी प्रोविज़न बनाए गए, जैसे प्रोविज़न फॉर मेडिकल, प्रोविज़न फॉर ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एंड एजुकेशन। ये सारे प्रोविज़न बनाए जाते हैं ताकि उनका जो बेसिक नीड और सिक्योरिटी नीड है वो फुलफ़िल किया जा सके। ये जो इंसेंटिव है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं यानी जो स्टाफ हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करता है, यानी बढ़ाता है और बेहतर करता है। और यहाँ पे जो स्टाफ होता है उसके जो डिपेंडेंसी होती है, जो एक निर्भरता होती है, वो बॉस से हट के ऑर्गेनाइजेशन पे हो जाती है। जहाँ तक हम बात करें ऑटोक्रेटिक मॉडल की, तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में जो एम्प्लॉय है वो उतना सिक्योर फील नहीं करता है, जबकि कस्टोडियल मॉडल के अंतर्गत वो देखता है कि उसकी जो सिक्योरिटी नीड है उसको भी फुलफ़िल किया जाता है, तो वो काफ़ी सिक्योर और कंफर्टेबल फील करता है और वो बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए आगे भी आता है। हमने ऑटोक्रेटिक मॉडल में देखा कि जो वर्कर है वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता, वो उतना ही काम करता है जितना कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन कस्टोडियल मॉडल के अंतर्गत हमने देखा है कि जो भी वर्कर है वो उसका कोऑपरेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑटोक्रेटिक मॉडल, यानी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को काम करता है। तो अगर हम कस्टोडियल मॉडल का एक कंक्लूजन निकालें तो हम ये देखते हैं कि कस्टोडियल मॉडल जो है वो एक एक्सटेंशन है ऑफ ऑटोक्रेटिक मॉडल, जहाँ पे मैनेजमेंट अभी भी यही सोचता है कि उसके पास इकलौता अधिकार है डिसीजन लेने का, यानी कि एम्प्लॉय के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो खुद जानेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट है वो ये भी सोचता है कि ये इसकी मॉरल ड्यूटी है कि जो भी वर्कर हैं, जो भी स्टाफ हैं, उनकी बेसिक नीड और सेफ्टी नीड को भी वो पूरा कर सकें। नेक्स्ट है सपोर्टिव मॉडल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत जो मैनेजमेंट है वो सपोर्ट करता है स्टाफ को। तो ये मॉडल जो है वो एक इम्प्रूवमेंट कही जा सकती है ओवर कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल में कुछ कमियां थीं, जैसे कि कस्टोडियल मॉडल जो है वो एक स्टाफ का जो सोशल और इगोइस्टिक नीड था उसको इग्नोर करता था, लेकिन सपोर्टिव मॉडल जो है वो इन जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। सपोर्टिव मॉडल सपोर्ट करता है थ्योरी वाई को, जो कि दिया था डगलस मैकग्रेगर ने। थ्योरी वाई मैंने आपको बताया कि ये मानता है कि एम्प्लॉय खुद से काम करना चाहते हैं, यानी वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो सपोर्टिव मॉडल के अंतर्गत ये कहा गया कि मैनेजमेंट जो है वो ये मानता है कि वर्कर्स जो हैं वो खुद से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको बेहतर जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सपोर्टिव मॉडल ये मान के चलता है कि जो स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उन पे कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव कर सकें। इस मॉडल के अंतर्गत मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करता है, यानी प्रोत्साहित करता है, यानी सपोर्ट करता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डिस्चार्ज देम सक्सेसफुली। केथ डेविस ने ये कहा कि जो सपोर्टिव मॉडल है वो स्पेशली इफ़ेक्टिव उन नेशंस में है जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और ये लेस डेवलप्ड नेशन के लिए बिल्कुल भी बेस्ट मॉडल नहीं है। इस तरीके से ये जो मॉडल है वो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस्ड है और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो स्टाफ हैं उनका जो फिजियोलॉजिकल या जो सेफ्टी नीड है वो पहले से फुलफ़िल किया जा चुका है। इसके अलावा जो सपोर्टिव मॉडल है वो ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे मिडिल और हायर लेवल जो एग्जीक्यूटिव हैं उन पे ये यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे सोशल एंड स्टीम वो हाई है। आखिरी है कोलेजियल मॉडल। कोलेजियल मॉडल के अंतर्गत जो शब्द है कोलेजियल वो आया है कॉलेज से, जिसका मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो कि अपने फंक्शंस को शेयर करता है और प्रिविलेजेस को भी शेयर करता है। बेसिक टर्म में आप याद कर सकते हैं कि ये मॉडल टीम स्पिरिट पे फोकस करती है। ये मॉडल बिलीव करती है टीम स्पिरिट पे, जहाँ पे जो मैनेजर और स्टाफ हैं वो साथ मिलके काम करते हैं और जो भी अचीवमेंट होता है, जो भी सक्सेस होता है वो जॉइंटली शेयर करते हैं। ये मॉडल जो है वो फ्री रेन लीडरशिप जो स्टाइल है
उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इसके अंतर्गत जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको फुल फ्रीडम दे दी जाती है काम के लिए, और जो सुपरविज़न है वो बहुत ही कम होता है। इसके अंतर्गत जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोलर की तरह काम नहीं करता है, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिजायर्ड गोल है उसको आसानी से अचीव किया जा सके। कॉलेजियल मॉडल जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है जहाँ पे जो स्टाफ हैं वो सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, या फिर सेल्फ मोटिवेटेड हैं, या फिर फुल्ली डिवोटेड हैं टू देयर वर्क। कॉलेजियल मॉडल फोकस करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के ऊपर। कॉलेजियल मॉडल जो है वो यूज़फुल है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसके अंतर्गत काफ़ी फ्रीडम की ज़रूरत होती है। तो कॉलेजियल मॉडल जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यहाँ पे मैंने एक समरी बनाया है, और आप यहाँ एक लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि मॉडल दिया गया है और राइट साइड में फोकस एरिया दिया गया है। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है वो बेसिक नीड पे फोकस करता है। कस्टोडियल मॉडल जो है वो बेसिक प्लस सिक्योरिटी नीड पे फोकस करता है। सपोर्टिव मॉडल जो है वो सोशल प्लस इगोइस्टिक नीड पे फोकस करता है। कॉलेजियल मॉडल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे फोकस करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आइए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू केथ डेविस द सपोर्टिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लेसर डेवलप्ड नेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि केथ डेविस जो है उन्होंने सपोर्टिव मॉडल में ये कहा था कि सपोर्टिव मॉडल जो है वो डेवलप्ड नेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कॉलेजियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि कॉलेजियल मॉडल जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी सुटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है, और कॉलेजियल मॉडल भी इसी के बारे में बात करता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अनसुटेबल इन द लॉन्गर रन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है वो लॉन्ग रन में सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है सिर्फ मैजिकल रिजल्ट दे सकता है, वो भी शॉर्ट पीरियड के अंतर्गत। आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं। आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है कि कस्टोडियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एडवोकेट्स फॉर मीटिंग द सोशल एंड इगोइस्टिक नीड ऑफ एम्प्लॉय। तो हमने ये देखा था कि कस्टोडियल मॉडल जो है वो बेसिक प्लस सिक्योरिटी नीड के बारे में बात करता है, सोशल प्लस इगोइस्टिक नीड के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि सपोर्टिव मॉडल जो है वो बात करता है सोशल प्लस इगोइस्टिक नीड के बारे में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, फर्स्ट भी नहीं ट्रू है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ये भी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन देखते हैं। आखिरी ऑप्शन दिया गया सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूके। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट फाउंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लाइटिंग एंड प्रोडक्टिविटी। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट डिड नॉट फाइंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कंडीशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो एक बार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सेपरेट डिसिप्लिन है, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, एक ब्रांच है सोशल साइंस का। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को एक साइंस और आर्ट भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी वर्क सेटिंग है उसके अंतर्गत एम्प्लॉय जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका जो बिहेवियर है उसको समझते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल जो इफेक्टिवनेस है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, बढ़ा सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ह्यूमन टूल है फॉर एनालाइजिंग, जनरलाइजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन बेनिफिट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो एम्प्लॉय है वो सर्टन सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेंगे, बल्कि सजेस्ट भी करता है कि एक मैनेजमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए इन पर्टिकुलर सिचुएशन। हालांकि हम ये जानते हैं कि चूँकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल नेचर का है, यानी कि उसको हम आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए,
अगर फॉलो भी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि किस तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं, और प्रॉपर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है टू इम्प्लीमेंट प्रिस्क्रिप्शंस। अब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को ब्रीफली डिस्कस करूँगा। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने एक पहले वीडियो बना लिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको पहला लिंक मिल जाएगा। तो हॉथॉर्न एक अमेरिका की कंपनी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, उसका एक प्लांट है जो कि शिकागो यूएसए में है, और इस प्लांट के अंतर्गत बेल्स और टेलीफोन इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता था। 1920 के स्टार्टिंग में जो हॉथॉर्न प्लांट के जो मैनेजमेंट थे, उन्होंने ये सोचा कि एम्प्लॉयज़ का जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ सर्टन इंसेंटिव प्लान को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इस इंसेंटिव प्लान को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी जो एम्प्लॉयज़ थे उनका जो प्रोडक्टिविटी था वो नहीं बढ़ा। तो इसी को जानने के लिए उन्होंने अपने स्तर पे एक इंक्वायरी बैठाई। उन्होंने जानने की कोशिश की कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, लेकिन वो इस बात को जानने में विफल रहे, वो फेल्ड रहे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इसके लिए उन्होंने नवंबर 1924 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल्टन मेयो को बुलाया, और जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे विलियम डिक्सन, उन्होंने साथ में बात की, और प्रोफेसर एल्टन मेयो और जो विलियम डिक्सन थे उन्होंने साथ में चैलेंज लिया कि इस पजल को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो कोशिश करेंगे। और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट किए और कुछ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए बिटवीन 1924 टू 1932। और ये चारों जो एक्सपेरिमेंट हैं वो आपको याद होने चाहिए, जिसमें से 3 एक्सपेरिमेंट है और एक इंटरव्यू। पहला है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यानी प्रकाश प्रयोग, दूसरा है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, थर्ड है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, फोर्थ है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कौन सी वर्किंग कंडीशन के अंतर्गत किया गया था। तो स्टार्टिंग के जो 2 एक्सपेरिमेंट है वो टेस्ट रूम कंडीशन या फिर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया गया, और जो बाकी के 2 एक्सपेरिमेंट है वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के अंतर्गत किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट रीजन में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक एक एक्सपेरिमेंट का क्या पर्पस है, उसका क्या कंक्लूजन निकला, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यानी प्रकाश प्रयोग। जो प्लांट था वहाँ पे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी लाइट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई गई, कम की गई, और ये पता करने की कोशिश की गई कि लाइट का इफेक्ट क्या पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे। यानी पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, ये पता करना कि जो लाइटिंग कंडीशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन प्रोडक्टिविटी। कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का, कंक्लूजन ये निकला कि प्रोडक्टिविटी पे लाइटिंग कंडीशन का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दूसरा है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का जो पर्पस था वो ये पता करना था कि प्रोडक्टिविटी पे वर्किंग कंडीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का, कंक्लूजन ये निकला कि प्रोडक्टिविटी और वर्किंग कंडीशन का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तीसरा एक्सपेरिमेंट है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये था कि ये पता करना कि प्रोडक्टिविटी का इंसेंटिव पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि अगर किसी भी ग्रुप को पेमेंट किया जाता है तो उससे प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। कंक्लूजन ये निकाला गया कि इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो डिफाइंड की जाती है ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ये इनफॉर्मल जो ग्रुप है उनके नॉर्म्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है, न कि जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड या नॉर्म सेट किए गए उसके द्वारा। फोर्थ है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। तो इस इंटरव्यू प्रोग्राम का पर्पस क्या था, ये पता करना था कि जो वर्कर्स हैं उनका एटीट्यूड और सेंटिमेंट किस तरीके का है टुवर्ड्स वर्क, वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन या इंट्रा ग्रुप रिलेशनशिप। और इस इंटरव्यू के अंतर्गत 2 तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। पहला था डायरेक्ट टेक्निक, दूसरा है इनडायरेक्ट टेक्निक। डायरेक्ट टेक्निक के अंतर्गत जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है वो वर्कर से पूछा गया, और इनडायरेक्ट के अंतर्गत उनसे ये कहा गया कि जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपके दिल के अंदर है, चाहे वो वर्क को लेकर हो, काम को लेकर हो, और वर्किंग कंडीशन को लेकर हो, यानी जिस माहौल में आप काम करते हैं वो कैसा है वो आप बताइए, या सुपरविजन के बारे में यानी जो आपका सुपीरियर है वो कैसा है, या इंट्रा ग्रुप रिलेशन के बारे में यानी आपके ग्रुप के अंतर्गत जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, क्या आप उनकी बात मानते हैं नहीं मानते, इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे पूछा गया। तो इस जो इंटरव्यू था उसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि जो सोशल फैक्टर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए एट वर्क प्लेसेस। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन था
ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वो कई सारे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, जो ये था कि जो आउटपुट लेवल है वर्कर का वो जनरली फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी यानी कि एक एम्प्लॉय का जो कैपेसिटी है वो कितना है इस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनका जो सोशल नॉर्म्स हैं इनफॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत, जो भी सोशल नॉर्म्स हैं जो इनफॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत जो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है उससे डिसाइड होता है। तो अब वापस से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिर्फ ये नहीं बताता कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एम्प्लॉय किस तरीके से काम करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, बल्कि ये भी बताता है कि उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूके। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है वो यूके में नहीं बल्कि यूएसए में है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट फाउंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लाइटिंग एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, उसमें कंक्लूजन ये निकाला गया था कि लाइटिंग और प्रोडक्टिविटी का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे लिखा गया है कि फाउंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट डिड नॉट फाइंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कंडीशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत ये बताया गया कि जो वर्किंग कंडीशन है और प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है और फोर्थ भी ट्रू है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फोर्थ जो है वो ट्रू है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। आखिरी ऑप्शन देखते हैं। आखिरी ऑप्शन कह रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड इन टेस्ट रूम कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के जो 2 एक्सपेरिमेंट थे वो टेस्ट रूम कंडीशन के अंतर्गत किए गए थे, और जो लास्ट 2 थे वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के अंतर्गत किया गया था। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो ये टेस्ट रूम कंडीशन के अंतर्गत किया गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट द रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड इन ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट है ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, और मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के जो 2 एक्सपेरिमेंट है वो टेस्ट रूम कंडीशन के अंतर्गत किए गए थे। अब आइए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम ओनली डायरेक्ट टेक्निक ऑफ इंटरव्यूइंग वॉज अडॉप्टेड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जो था उसके अंतर्गत 2 टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टेक्निक के अंतर्गत जो एम्प्लॉय थे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो वर्कर्स थे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, और दूसरा था इनडायरेक्ट टेक्निक जिसके अंतर्गत वर्कर्स को ये बोला गया कि वो जो चाहें वो शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन एक्सेट्रा। आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं। आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है कि इन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इट वॉज फाउंड दैट आउटपुट लेवल ऑफ वर्कर इज जनरली डिटरमाइंड बाई हिज फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत ये पाया गया था कि जो एक वर्कर का जो आउटपुट लेवल है वो सोशल नॉर्म्स के थ्रू डिसाइड होता है। सोशल नॉर्म्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि वो कितना प्रोडक्शन करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। एक बार थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। एक बार आखिरी ऑप्शन देखते हैं। आखिरी ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि हॉथॉर्न स्टडीज़ वर नॉट एम्पिरिकल स्टडीज़। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हॉथॉर्न स्टडीज़ जो था वो
एम्पिरिकल स्टडीज़ था। यहाँ पे एम्पिरिकल का मतलब एक्सपेरिमेंट है, यानी कि हॉथॉर्न स्टडीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग पे आधारित हैं। जैसा कि आप नाम में भी जान सकते हैं, जैसे पहला एक्सपेरिमेंट का नाम था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यानी प्रकाश प्रयोग, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि हॉथॉर्न स्टडीज़ जो हैं वो एम्पिरिकल स्टडीज़ पे बेस्ड हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये स्टेटमेंट पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो ब्रांच होता है सोशल साइंस का, सोशल साइंसेस का, ना कि मेडिकल साइंस का। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है साइकेट्रिस्ट हैव नो रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो एक मनुष्य के व्यवहार को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उनका एक मेजर रोल है इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है कि इन कस्टोडियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर द वर्कर्स गिव पैसिव कोऑपरेशन एज अगेंस्ट मिनिमम कोऑपरेशन इन ऑटोक्रेटिक मॉडल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने ये पढ़ा था ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंतर्गत जो भी वर्कर हैं वो अपना मिनिमम कोऑपरेशन देते हैं, यानी वो उतना ही काम करना चाहते हैं जितना कि उनको जॉब में बने रहने के लिए ज़रूरी। लेकिन हमने ये देखा कि कस्टोडियल मॉडल के अंतर्गत जो भी वर्कर हैं उनका कोऑपरेशन लेवल बढ़ गया था, यानी वो ज़्यादा कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमने ये देखा कि कस्टोडियल मॉडल के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉयर होता है वो आपके बेसिक प्लस सिक्योरिटी नीड को फोकस करने की कोशिश करता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनका कोऑपरेशन ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स बट फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू, तो थर्ड फॉल्स है, फोर्थ जो है वो ट्रू है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। एक बार आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं। आखिरी ऑप्शन दे रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये था MCQ रिलेटेड बिजनेस मैनेजमेंट। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको बता सकूं, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। अगर आपको इसी तरीके कॉन्सेप्ट रिलेटेड MCQ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।